तो आज हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 68 से। क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, पहला है ऑक्साइम ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। आपको पता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने, रिएक्शन लिख रहे हैं। ये साइक्लोब्यूटेनॉन है और इसका रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग हाइड्रोक्सल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सल अमीन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनते हैं उनको ऑक्साइम कहते हैं। तो आप वहां स्ट्रक्चर बनाने मत बैठ जाना, क्योंकि आप गलत बनाओगे। आप वहां रिएक्शन लिखना। एसिटाल्डिहाइड का 2,4-DNP डेरिवेटिव। और सी पार्ट आ रहा है सेमी कार्बाजोन ऑफ एसीटोन। आपको पता है सेमी कार्बाजाइड में वो NH2 जो CO के साथ लगा है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें ऑक्साइम कहते हैं। 2,4-DNP के साथ रिएक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं वो 2,4-DNP डेरिवेटिव कहलाते हैं। सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं वो सेमी कार्बाजोन कहलाते हैं। एसिडिक मीडिया फॉलो होता है इसके अंदर। H+ आयन एल्डिहाइड या कीटोन की कार्बोनाइल कार्बन को और ज़्यादा गरीब बनाते हैं, जिससे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर हेमी एसिटल एंड एसिटल एंड व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं रिएक्शन लिख के। अगर आप किसी एल्डिहाइड में, अगर जनरल लिखूं, अगर आप किसी एल्डिहाइड में अगर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करवाते हो तो O के साथ H लग जाएगा, कार्बन के साथ ईथर लग जाएगा। और अगर एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करवाते हो तो अब की बार यहां से H, यहां से OH, पानी का लॉस, एक ईथर और लग जाएगा। तो एसिटल क्या होते हैं और हेमिस्टल क्या होते हैं? तो हेमिस्टल होते हैं अल्फा एल्कोक्सी एल्कोहल। OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन पे लगा हुआ है एल्कोक्सी। अल्फा एल्कोक्सी एल्कोहल आर कॉल्ड हेमी एसिटल एंड डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, डाई एल्कोक्सी ये कंपाउंड है और दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एसिटल। देखो इस पे हाथ पक्का करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट जोन है। हेमी एसिटल एसिटल एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं।
की इंपॉर्टेंस अभी एक लाइन में लिख लो, फिर एक कोई खाली पेज बड़ा निकालना तो मैं आपको उसमें एक्चुअली करके दिखाता हूँ। फिलहाल आप एक लाइन लिख लो इंपॉर्टेंस की। दे आर यूज एज मास्किंग एजेंट, दे आर यूज एज मास्किंग एजेंट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्योंकि एल्डिहाइड का है तो एल्डिहाइड ही लिख लो। दे आर यूज एज मास्किंग एजेंट फॉर एल्डिहाइड, दे आर यूज एज मास्किंग एजेंट फॉर एल्डिहाइड on acidic hydrolysis, on acidic hydrolysis aldehyde is reobtained, on acidic hydrolysis aldehyde is reobtained। वहां जगह नहीं बन पाएगी लिखने की, रिएक्शन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि इतना डिटेल आएगा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है इसलिए आपको सिखा रहे हैं। आप यहां देखो, मान लो कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसमें एल्डिहाइड भी है और अमाइड भी है। अच्छा, आप चाह रहे हो कि अमाइड की रिडक्शन हो, एल्डिहाइड की ना हो। अब मैं कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालने वाला हूं, मुझे डर क्या है कि वो अमाइड को भी रिड्यूस कर देगा और एल्डिहाइड को भी। तो मैं चाहता हूं कि इस पर डालू मैं लिथियल अल्मीनियम हाइड्राइड, ताकि अमाइड की रिडक्शन से अमीन बन जाए। लेकिन आपको पता है लिथियल अल्मीनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा इन एल्कोहल। तो जैसे आपने एनिलीन की मास्किंग की थी, कुछ याद है क्या? पहले मास्किंग, फिर समथिंग समथिंग, फिर डी मास्किंग। आप एल्डिहाइड की मास्किंग कर सकते हो इससे। कैसे? ये देखो, ये डाले मैंने दो एल्कोहल, एल्डिहाइड का क्या बन गया? एसिटल। अरे आना बोलो, यही हो गया ना एसिटल सीधा। अब आप रिडक्शन करवा लो। ये इनर्ट कंपाउंड होते हैं, एसिटल्स एंड हेमी एसिटल्स, स्पेशली एसिटल इज ए इनर्ट कंपाउंड, इट डोंट रिएक्ट इजीली। ये हो गई इसकी रिडक्शन जो आप चाह रहे थे। ये देखो, नाउ डी मास्किंग। जैसे वहां पे भी आपको याद है, डी मास्किंग के लिए आप पानी डालते थे, एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है। लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखी है आपने? ऑन एसिडिक, अरे पढ़ लो, बंदे कम हो तो क्या हुआ, आवाज तो निकाल सकते हो। ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड इज रीऑब्टेन्ड। जब आप पानी डालते हो, अलग से दिखाता हूँ, इतना कुछ आप एक साथ ना लिख नहीं पाओगे, हर बार लिखना होता भी नहीं है, बट आप समझना चाहते हो समझ लो। ये रहा, जब आप करवाओगे हाइड्रोलिसिस, H यहाँ पे, OH यहाँ पे, H यहाँ पे, OH यहाँ पे, एक कार्बन पे दो OH, कुछ याद आया? पानी का लॉस क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अरे दिख रहा है ना, इस कार्बन पे दो OH हो जाएंगे ना, ये स्प्लिट कर गया, ये अल्कोहल अलग हो गए, ये पानी का लॉस हो गया और वापस क्या आ गया? एल्डिहाइड। तो बेसिकली दिस इज ए काइंड ऑफ मास्किंग रिएक्शन एंड दिस इज डी मास्किंग। कहीं और नोट कर लो, वहां जगह तो इतनी है नहीं, इससे पक्की हो जाएगी बात, वो कुछ नया सीखा ऐसा लगेगा।
पेज 69, क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मैंने पहले भी डिफेंड किया था कि एनसीईआरटी में ये मैकेनिज्म ऐसे दिया हुआ है। एनसीईआरटी कहती है ये एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन होती है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसकी प्लानर शेप है। तो समहाउ एनसीईआरटी ने इस पे बड़ा फोकस किया हुआ है ऑन शेप। इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो अब वो कार्बन जो पहले sp2 थी, क्योंकि अब 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगी तो वो sp3 हो जाती है, और sp3 होने का मतलब ये है उसका जो शेप है इट बिकम टेट्राहेड्रल। तो आपको ये लिखकर आना चाहिए। और आखिरी में H+ आयन, क्योंकि हम इसमें एसिडिक मीडिया मेंटेन करते हैं, वो इसको पोलराइज कर देता है। बनाओ। इसको एनसीईआरटी इंटरमीडिएट कहती है, हालांकि नॉट एग्जैक्टली द कार्बोकेटाइन टाइप्स, लेकिन हाँ बीच में बनता है ये। तो आपको यही देकर आना है बोर्ड में, बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ो। कई बारीक चीजें एनसीईआरटी पढ़ के समझ में आनी है। आपको 3 से 4 बार एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा गया है, आप एक बार भी किताब नहीं खोल रहे हो, काम चलेगा नहीं। एक बार चैप्टर करने के बाद अब खुले मन से एनसीईआरटी देखो, ऑब्जर्व करो एनसीईआरटी किस भाषा का इस्तेमाल करती है, एनसीईआरटी कैसे कहती है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एनसीईआरटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखती है या इंटरमॉलिक्यूलर वर्ड यूज करती है। एनसीईआरटी की एथिक्स को पकड़ो। अब जब एनसीईआरटी मैकेनिज्म लिखती है तो रिवर्सिबिलिटी का साइन कहां कहां दिखाती है, उसको ऑब्जर्व करो। तो वो चीजों को देखो जो अलग है थोड़ी सी, फिर नोट्स रेफर करो। अगर मेरे नोट्स में वैसा नहीं है तो एनसीईआरटी फॉलो करो, मुझे व्हाट्सएप मत करो एनसीईआरटी सही है मैं गलत हूं। जस्ट फॉलो एनसीईआरटी। वो फाइन ट्यूनिंग कहते हैं उसको, वो 3% की फाइन ट्यूनिंग है, वो आपको खुद करनी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला है एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। तो हु इज मोर रिएक्टिव? एल्डिहाइड। आपको रीजन एक्सप्लेन करने। थोड़ा तेज लिखो, बहुत स्लो काम कर रहे हो, क्रैश कोर्स में आए हो यार, थोड़ा तेज चलो। हाँ जी, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो पहला है एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। 2 रीजन लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, more number of electron donating groups in ketone, more number of electron donating groups in ketone makes carbonyl carbon electron rich, makes carbonyl carbon electron rich. Hence attack of nucleophile becomes slow and difficult. Hence attack of nucleophile becomes slow and difficult. कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप हैं। एल्काइल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, CO वाली कार्बन। कार्बन जितनी इलेक्ट्रॉन रिच होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उतना मुश्किल हो जाएगा। यहां देखो, न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करना है, ये कार्बन गरीब होनी चाहिए, लेकिन अगर डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होगी, जिससे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे आने में दिक्कत आएगी। बिकॉज अगर कार्बन रिच होगी तो फिर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। सेकेंड रीजन, 2 एल्काइल ग्रुप इन कीटोन। सेकेंड रीजन, 2 एल्काइल ग्रुप्स इन कीटोन कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बल्कि होता है। 2 एल्काइल ग्रुप्स इन कीटोन कॉज स्टीरिक हिंड्रेंस which obstruct path of nucleophile, which obstruct path of nucleophile, न्यूक्लियोफाइल के रास्ते में आ जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी। which obstruct path of nucleophile, ये ड्रॉ नहीं करना, बस यहां देखना है। देखो, तो कीटोन में यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं। एक तो भीड़ भाड़ बढ़ गई क्योंकि हम मानते हैं ये बल्कि ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए यहां से अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, कि दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिससे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। न्यूक्लियोफाइल खुद भी नेगेटिव है, ये भी अगर इलेक्ट्रॉन रिच होती है तो उस पर अटैक होना मुश्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, एसिटाल्डिहाइड या बेंजिल्डिहाइड, इसको कैसे रीड करना है, एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड।
तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्यों? लिखो, ड्यू टू रेजोनेंस इन बेंजल्डिहाइड, ड्यू टू रेजोनेंस इन बेंजल्डिहाइड इलेक्ट्रोफिलिसिटी of carbonyl carbon decreases. Due to resonance in benzaldehyde, electrophilicity of carbonyl carbon decreases. Electrophilicity of carbonyl carbon decreases. Hence attack of nucleophile becomes slow and difficult. Hence attack of nucleophile becomes slow and difficult. ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है। प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा था अटैक करने कार्बन पे। कार्बन ने ऑक्सीजन से बोला इलेक्ट्रॉन छीन ले ताकि मेरे 3 बॉन्ड हो जाएं, मैं गरीब हो जाऊं, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, जुड़ जाएगा। इससे पहले कि न्यूक्लियोफाइल यहां पे आ पाता, बोलो, बेंजीन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट कर दिया, रेजोनेंस। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमारी जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। न्यूक्लियोफाइल मुंह देखता हुआ रह गया, कहां जाऊं, वो वहीं का वहीं खड़ा। इसको बाहर से आना है, ये साथ लगी हुई है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पे जाते हैं, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इससे पहले कि न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक कर पाता, बेंजीन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे भेज दिए, जिससे हमारा जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, उसकी गरीबी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी खत्म हो गई। उतारो। अगला आ रहा है जी, ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड या ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड, हु इज मोर रिएक्टिव? ऑर्थो नाइट्रो। नाइट्रो पे लगाओ गोला, नाइट्रो पे लगाओ गोला, उसके नीचे लिखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन।
Hence attack of nucleophile become fast. Hence attack of nucleophile become fast. पेज 70 क्वेश्चन नंबर 15। सेमी कार्बाजाइन में दो NH2 ग्रुप हैं, कौन सा NH2 ग्रुप अटैक करता है और क्यों? बोलो। जो NH के साथ लगा होता है, क्योंकि जो CO के साथ लगा होता है वो रेजोनेंस के कारण डेफिशिएंट हो जाता है। लिखो, NH2 ग्रुप अटैच विद CO, NH2 ग्रुप अटैच विद CO become electron deficient. NH2 group attached with CO become electron deficient. Become electron deficient due to resonance. Hence fail to act as nucleophile. Hence fail to act as nucleophile. Hence fail to act as nucleophile. इस प्रकार वो न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाता। बनाओ। तो वो NH2 जो NH के साथ लगा होगा वो अटैक कर लेगा, जो NH2 CO के साथ लगा है वो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि रेजोनेंस के कारण वो गरीब हो रहा है। सर एक बार रीजन दोबारा से बता दोगे? क्या समझाना है बेटे? सर वो रीजन लिखना है दोबारा। लिखो, ड्यू टू रेजोनेंस NH2 group attached with CO become electron deficient. Due to resonance, NH2 group attached with CO become electron deficient. Hence fail to act as nucleophile. एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल इज समबडी हु इज इलेक्ट्रॉन रिच। ऐसा लगता है कि यहाँ दो NH2 हैं, दोनों में लोन पेयर है, लेकिन जो NH2 CO के साथ लगा हुआ है उसके जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज है, वो चले गए हैं रेजोनेंस में, नाइट्रोजन गरीब हो चुका है, ये नाइट्रोजन अब न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, याद करो। 2,2,6 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन डू नॉट फॉर्म साइनोहाइड्रिन। HCN के साथ रिएक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। HCN के साथ रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जब हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन साइनोहाइड्रिन फॉर्म नहीं करता, तो हम क्या कह रहे हैं? वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? दो रीजन। फर्स्ट पॉइंट देखो, 3 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप increase electron density, 3 methyl groups increase electron density on carbonyl carbon. 3 methyl groups increase electron density on carbonyl carbon. Hence attack of nucleophile becomes slow. कार्बन गरीब रहनी चाहिए, अमीर नहीं। Hence attack of nucleophile becomes slow. Second, 3 methyl group cause steric hindrance. 3 methyl groups cause steric hindrance, obstruct path of nucleophile. Obstruct path of nucleophile. Obstruct path of nucleophile. तो एक ही डायग्राम में ये सब कुछ दिखा लो। तो ये तीन बड़े एल्काइल ग्रुप ना सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के कारण उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच कर रहे हैं जिसपे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। इसीलिए ये HCN के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता।
17 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डू नॉट शो कैनिजारो रिएक्शन? कैनिजारो की कंडीशन बोलो। दो कंडीशन है, पहला तो एल्डिहाइड होना चाहिए, दूसरा बोलो नशेड़ियों अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो कैनिजारो वो दिखाएगा जो एल्डिहाइड है और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लिखो, उसके बाद फिर हम टिक कर लेंगे। तो कैनिजारो की टू कंडीशंस है, एल्डिहाइड होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कौन से मॉलिक्यूल हैं जो कैनिजारो नहीं दिखाएंगे? तो पहला है फॉर्मेल्डिहाइड, टिक करो, दिखाएगा क्योंकि एल्डिहाइड है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा है एसिटाल्डिहाइड, क्रॉस करो, ये नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि CH3 वाली कार्बन पे अल्फा लिख लो, CH3 वाली कार्बन अल्फा कार्बन है, उस पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और हमने कहा था अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगला मॉलिक्यूल आ रहा है कीटोन, क्रॉस करो, नहीं दिखाएगा क्योंकि कीटोन है, हमने बोला अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन तो दिखाते नहीं है। और लास्ट आ रहा है इसके अंदर बेंजल्डिहाइड, टिक करो, ये दिखाएगा क्योंकि आपको पता है बेंजीन की कार्बन में कभी भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, एल्डिहाइड है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल फॉर्मेशन लिखा हुआ है, सिर्फ एल्डोल बनने का मैकेनिज्म दिखाना है। तो मैं एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल दे देता हूं आपको। एसिटाल्डिहाइड ये एल्डोल फॉर्म करता है, इसका मैकेनिज्म सबसे पहले जिस बात को हम लेके चलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, हम कहते हैं जी अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली जो हमारा बेस हमने डाला है वो इस अल्फा हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है, इसको यहां से निकालता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाते हैं, जिससे जन्म होता है कार्बोनाइन का। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये दूसरे मॉलिक्यूल पे अब अटैक करेगा। बहुत छोटा सा सिंपल सा मैकेनिज्म है, कोई बहुत चालाकी नहीं है इसके अंदर। ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीने, मन में सोचो कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया। बार बार समझाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पसंद है, देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। अब वैसे रिएक्शन पूरा हो गया, लेकिन अभी O पे माइनस चार्ज है तो पानी आता है, पानी रहता ही है, हर जगह ही होता है पानी। पानी से जो H+ आयंस हैं वो इसको प्रोटोनेट कर देते हैं। आप ऐसे कह सकते हो पानी अपना H+ दे देता है और OH- बाहर हो जाता है। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोनाइन है, ये यहां पे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। बनाओ।
अगला आ रहा है विच ऑफ दिस डू नॉट शो एल्डोल। एल्डोल कौन दिखाते हैं जी? एल्डोल की कंडीशन लिखो। एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। आपके पास मॉलिक्यूल आ रहा है पहला एल्कोहल, नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एल्कोहल है। कहां तो एल्डिहाइड कीटोन दिखाएंगे। दूसरा आ रहा है एसिटाल्डिहाइड, दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। अगला आ रहा है बेंजल्डिहाइड, नहीं दिखाएगा। कारण अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और लास्ट आ रहा है एसीटोन, दिखाएगा क्योंकि कीटोन है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। ट्वेंटी आपको एक कीटोन का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है और ये पूछा हुआ है, बड़ा सटीक सा पिन पॉइंट सवाल है जो हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया आपके साथ, कि ये कंपाउंड अगर एल्डो कंडेंसेशन बनाने जा रहा है तो कौन सा हाइड्रोजन है जो अल्फा हाइड्रोजन की तरह एक्ट करेगा। क्योंकि इस कंपाउंड में दो अल्फा हाइड्रोजन है, ए और बी। ए अल्फा कार्बन है और बी अल्फा कार्बन है। ए पे दो हाइड्रोजन है, बी पे तीन हाइड्रोजन है, वो दोनों अल्फा हाइड्रोजन है। नाउ विच विल पार्टिसिपेट एंड व्हाई? ये देखो, तो जो आपका पहला स्टेप होता है, अभी आप मत लिखो, जो आपका पहला स्टेप होता है उसमें जो फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है आपका, वो एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। चर्चा इस बात पे चल रही है, आपको लिखना नहीं है, आपको समझना है। चर्चा इस बात पे चल रही है कि जो मॉलिक्यूल आपके पास है उसमें ये भी अल्फा कार्बन है वर्सेस ये भी अल्फा कार्बन है। तो यहां पे दो अल्फा अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। एक वो जो CH2 बेंजीन के साथ लगा हुआ है, ये वाली अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन यूज होगा, या जो CH3 वाला लगा हुआ है वो वाला अल्फा यूज होगा। सवाल ये है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है आपका उसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है डिफरेंट टाइप के। अरे सवाल समझ में आया क्या? बोलो, अब जवाब दो कौन सा। कुछ सोचो। ये हाइड्रोजन निकलता है एज, ये H की फॉर्म में निकलता है, H माइनस की फॉर्म में निकलता है, H प्लस की फॉर्म में निकलता है। H प्लस मतलब एसिडिक। एसिड कौन? जो H प्लस दे। तो तुम्हारे लिए सवाल हो गया कि ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। कौन से ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं? विड्रॉइंग ग्रुप। CO विड्रॉइंग ग्रुप है, वो यहां भी है और यहां भी है। अब बेंजीन कैसा ग्रुप है? बेंजीन कौन सी कार्बन? sp2 कैसी होती है? विड्रॉइंग। इसका मतलब ये वाला जो CH2 है, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये वाला जो मिथाइल है इस पे सिर्फ एक ही विड्रॉइंग ग्रुप का प्रभाव है। सो दिस इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। आंसर लिखो, लिखो, लिखो। अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम ए कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम ए कार्बन will participate in aldol condensation. Alpha hydrogen from a carbon will participate in aldol formation because it is more acidic, because it is more acidic, it is more acidic. अब डायग्राम नया बना लो और ये चीजें मार्क करो।
तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, CO ग्रुप, दोनों अल्फा कार्बन है। ये जो कार्बन है इस पे सिर्फ एक विड्रॉइंग ग्रुप का इंपैक्ट है। ये वाला जो हाइड्रोजन है इस पे दो विड्रॉइंग ग्रुप का इंपैक्ट है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं और हमारी बेंजीन की कार्बन sp2 होने के कारण ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रही है। सो दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, इसीलिए इट विल लॉस्ट इजिली। बनाओ। सर अगला आ रहा है व्हाट इज सर जोन्स रिएजेंट। हाँ बोलो। सर मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो वो एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन को इंक्रीज करेगा। वो तो है ही, ये तो रूल है, रूल नंबर 1 ही यही है, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं, डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाते हैं। ओके सर। समझना ये है कि जो अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है वो H+ की फॉर्म में लॉस होता है, सो दैट इज ए एसिडिक हाइड्रोजन। तो अल्टीमेटली हमें ये देखना होता है कि मॉलिक्यूल में कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा तभी अल्फा कार्बन के बारे में बात की होती है। क्यों कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए? बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन वो होगा जो CO के साथ वाली कार्बन पे लगा होगा, क्योंकि वो CO की साथ वाली कार्बन पे लगा होगा, CO विड्रॉइंग ग्रुप है, वो एसिडिटी बढ़ाएगा। इसीलिए कहते हैं एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, बिकॉज दैट इज द हाइड्रोजन विच इज मोस्ट एसिडिक एंड वही अल्टीमेटली रिएक्शन का करता धरता है। आगे बढ़ो। अगला आ रहा है व्हाट इज जोन्स रिएजेंट, बोलो। CrO3 plus H2SO4 concentrated। अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22। Why this compound do not oxidize by KMnO4? देखो, because it do not have alpha hydrogen, because it do not have alpha hydrogen। मैं अक्सर लाइन बोलता हूं, बेंजीन पे चाहे कार्बन की कितनी बड़ी चेन क्यों ना लगी हो, ऑक्सीडेशन पे हमेशा बेंजोइक एसिड बनता है। पर किसकी ऑक्सीडेशन होगी? बेंजीन के साथ वाली कार्बन को अल्फा कार्बन बोल रहे हैं और उस पर क्या लगा होना चाहिए? एक अल्फा हाइड्रोजन। प्रॉब्लम क्या हो गई वहां पे? बेंजीन के साथ वाली कार्बन पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, हाइड्रोजन एक भी नहीं लगा हुआ। बनाओ।
तो ये मॉलिक्यूल चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, इसकी ऑक्सीडेशन पे हमेशा बेंजोइक एसिड बनेगा। यहां पे क्या लगा हुआ है डजंट मैटर। ट्वेंटी थर्ड, जब हम एसिड प्लस अल्कोहल के रिएक्शन से एस्टर बनाते हैं तो जो साइड प्रोडक्ट पानी है उसको इमीडिएटली रिमूव कर लेना है, टू लिखो टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन, टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यह इन्होंने लिखा हुआ है डिस्टिलेशन। ठीक है, इस पानी को रिमूव करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिल्ड का मतलब है इसको उबाल के अलग कर दो। एस्टर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। टेम्परेचर ऐसा मेंटेन किया जाता है कि जो भी पानी बनता जाएगा वो गैस की फॉर्म में उड़ता जाएगा ताकि रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए। ट्वेंटी फोर, कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एसिड, और इसमें अगर आप जिंक डस्ट डालोगे तो क्या होगा, जिंक डस्ट डालोगे तो ये फिनॉल की ऑक्सीजन हट जाएगी और सिर्फ बेंजोइक एसिड रह जाएगा। और इसी में अगर आप डालोगे सोडा लाइम तो क्या होगा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन करवा देगा जिससे फिनॉल रह जाएगा। तो जिंक डस्ट डालोगे तो फिनॉल का बेंजीन बन जाएगा, और अगर सोडा लाइम डालोगे तो बेंजोइक एसिड का बेंजीन बन जाएगा। ट्वेंटी फोर, कौन दिखाएगा HVZ रिएक्शन, कौन नहीं दिखाएगा HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेनेस्की रिएक्शन। कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन शोज HVZ रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ये कॉन्सेप्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन शोज HVZ रिएक्शन। अब हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन है। देखो ये अल्फा कार्बन है, इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये HVZ नहीं दिखाएगा। इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, ये HVZ नहीं दिखाएगा। ये बेंजीन की कार्बन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये HVZ नहीं दिखाएगा। एसिटिक एसिड में अल्फा कार्बन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये HVZ दिखाएगा। ट्वेंटी सिक्स आ रहा है, वाई बेंजल्डिहाइड इज मेटा डायरेक्टर। देखो ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट, ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट ortho and para position become electron rich,
electron deficient due to minus R effect. Ortho and para position become electron deficient. Ortho and para position become electron deficient. Hence, electrophile prefer to attack at meta. Hence, electrophile prefer to attack at meta. और ये आंसर तीनों के लिए एप्लीकेबल है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों में सेम रेजोनेंस बनती है। तो बेंजल्डिहाइड एम डायरेक्टर है क्योंकि बेंजल्डिहाइड में माइनस आर रेजोनेंस हो रही है। ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने, कार्बन ने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीने। अब जो चार्ज बेंजीन पे आता है वो ऑर्थो और पैरा पे जाता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आता है। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं कर पाएगा, वो जाएगा मेटा पे, क्योंकि मेटा पे कम से कम प्लस चार्ज नहीं आने वाला। 27 बेंजोइक एसिड डू नॉट शो फुडल-क्राफ्ट रिएक्शन। लिखो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद कैटलिस्ट। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद AlCl3 कर लो। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद AlCl3। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद AlCl3 it fails to act as catalyst. AlCl3 का काम होता है इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करना। AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल ना बनवा के फिल्डक्राफ्ट रिएक्शनों में बेंजोइक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना के बैठ गए। AlCl3 का अट्टा बुरा नहीं है, और बेंजोइक एसिड में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे AlCl3 वो काम नहीं कर पाता जिसके लिए हमने उसको डाला था। इस मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। आप HCN डाल रहे हो, HCN का डालना इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन दिखाते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, एल्डिहाइड दिखाते हैं, तो यहां पे एडिशन करनी है। सर हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए नहीं दिखा देना क्योंकि रेजोनेंस के कारण जो हाँ ऑक्सीजन। मैंने क्लास में करा रखा है भाई साहब, नोट्स खोलो, करा रखा है, क्वेश्चन कराया हुआ ये वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, अमाइड, एनहाइड्राइड, सभी में कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं दिखाता, क्योंकि रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन अपने लोन पेयर कार्बोनाइल कार्बन को देके उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी खत्म कर देता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड। दूसरा है एस्टिक एसिड एंड फिनॉल। और तीसरा है बेंजोइक एसिड एंड मिथाइल बेंजोएट। हाँ जी, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेन टेस्ट है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे हम एक्सेप्शन यूज करते हैं, फॉर्मिक एसिड एसिड होने के बावजूद भी टॉलरेंस टेस्ट देता है।
यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा। एसिटिक एसिड एंड फिनॉल, आप फिनॉल का भी टेस्ट लगा सकते हो, जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट फिनॉल देगा, एसिड ने देगा। हालांकि हमने ट्रेनिंग ये दी थी, अगर कार्बोक्सिलिक के सामने नॉन कार्बोक्सिलिक आता है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लगाओ, वो सबसे आसान और सेफ है। क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एनसीईआरटी में ऑफिशियली कोई टेस्ट नहीं है फिनॉल का, लेकिन कार्बोक्सिलिक का टेस्ट तो है ना हमारे पास। एसिड एंड एस्टर, एस्टर का कोई टेस्ट नहीं है हमारे पास, ना हमने सिखाया है, हमने कार्बोक्सिलिक के टेस्ट पढ़े हैं, वही लगाने हैं। तभी कहते हैं जब कार्बोक्सिलिक के सामने नॉन कार्बोक्सिलिक आ जाए, कोई भी आ जाए, आप हमेशा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लगाओ। ऑब्वियसली वो कार्बोक्सिलिक देगा, नॉन कार्बोक्सिलिक नहीं देगा, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। लिख लिया। नेक्स्ट आ रहा है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एल्डिहाइड है, ईथर है, कीटोन है और एसिड है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, बिकॉज ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्डिहाइड कीटोन में से कीटोन ज्यादा पोलर होते हैं, एल्डिहाइड कम पोलर होते हैं, ईथर और कम पोलर होते हैं, इनमें से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। तो इसका रीजन है डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मोस्ट पोलर है और ये लीस्ट पोलर है, बनाते सारे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही है। इनमें से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता क्योंकि O के साथ डायरेक्टली कोई H नहीं लगा हुआ।
अगला आ रहा है व्हाट इज फॉर्मलिन सॉल्यूशन, लिखो 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 40% फॉर्मेल्डिहाइड बाय वॉल्यूम, 40% फॉर्मेल्डिहाइड बाय वॉल्यूम is called formalin. 40% formaldehyde by volume is called formalin. Is called formalin. It is used as biological preservative. It is used as biological preservative. मैंने कहा था बायोलैब में कुत्ते बिल्लियां की जो लाशें टंगी होती हैं उन डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए कि बॉडी सड़े ना, मछली मछली डाली होती है, ऑक्टोपस डाला होता है, वो फॉर्मालिन का सोल्यूशन है। इसमें डेड बॉडी सड़ती नहीं है। एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ब्रैकेट में लिखो कार्बन डाइसल्फाइड CCl4, ए प्रोटिक सॉल्वेंट बोले तो कार्बन डाइसल्फाइड CCl4 जो प्रोटॉन नहीं दे सकता, जो H+ नहीं दे सकता, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। रीजन लिखो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्यूशन चैप्टर याद करो, कार्बोक्सिलिक का आयोटा हाफ होता है। पानी में डालोगे डिसोसिएशन, ए प्रोटिक सॉल्वेंट में डालोगे तो एसोसिएशन। उस एसोसिएशन का कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बनाओ। जिस हफ्ते का जो टेस्ट है वो अगले हफ्ते नहीं लिया जाएगा। ये हफ्ता आपको अलॉट किया गया है हेलोल्केन, हेलोरीन और अल्कोहल फिनॉल ईथर के टेस्ट का। पेपर लार्जली आसान है, 5-6 ट्रिकी क्वेश्चन डाले हैं जस्ट टू गिव यू फ्लेवर। थोड़ी घबराहट होनी चाहिए, थोड़ी बेचैनी बननी चाहिए पेपर देख के। सब कुछ आता है ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पेपर बहुत पेसी है क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम है उसके अंदर। 50 नंबर का पेपर है। मैंने कहा था हर एक चैप्टर 25 नंबर का है एक्चुअली मेरे लिए। हम इकट्ठा टेस्ट ले रहे हैं तो 50 का हो गया। तो 50 नंबर का पेपर है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हेलोल्केन हेलोरीन के, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अल्कोहल फिनॉल ईथर के, 5 असर्शन रीजनिंग हेलोल्केन हेलोरीन, 5 असर्शन रीजनिंग अल्कोहल फिनॉल ईथर, 2 पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन 5 नंबर के हेलोल्केन हेलोरीन, 2 पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन 5 नंबर के अल्कोहल फिनॉल ईथर। सो बहुत ही पेसी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराउंड 20 हो गए, असर्शन रीजनिंग 10 हो गए, जिसकी मुझे लार्जली प्रैक्टिस करवानी है। मेरा फोकस अभी वहां पे है क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव करते जा रहे हो, इसीलिए कह रहे हैं जब ये रिवीजन खत्म होगी तो उसके बाद सिर्फ आपको जो हम लोग अब पैकेज देंगे वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सेशन रीजनिंग का ही रह जाएगा, क्योंकि उसी की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करानी है। तो आप पेपर जरूर दो, चाहे आप एंट्रेंस में हो, चाहे रिकॉर्डिंग देख रहे हो, जैसे भी आप पेपर देने जरूर आओ। पेपर देने जब अगर आप आ रहे हो तो टीटीएस में आ सको तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि टीटीएस में यहाँ क्लासेस नहीं होती आपके सिवा। तो यहाँ पे क्लास है 3 से लेकर और 4:30, उससे पहले भी क्लास नहीं है, उसके बाद भी क्लास नहीं है। एमडब्ल्यूएफ में क्या होता है 11 भी आती है, एंट्रेंस भी आती है, तो फिर आपको छोटे छोटे रूम में बैठना पड़ता है, उतना स्पेस अवेलेबल थोड़ा कम होता है। मना नहीं कर रहे हैं तो वहां 12 से 3 आया करो फिर अगर एमडब्ल्यूएफ में आ रहे हो, ताकि स्पेस की दिक्कत ना रहे बिठाने की। टीटीएस में अगर आप टेस्ट देने आ सको, अपनी इस क्लास के बाद रुक के अगर आप टेस्ट दे सको तो वो और आइडियल है हमारे लिए। पेज 34, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 या 33 रह गया। हाँ जी, गिव वन यूज ऑफ सोडियम बेंजोएट। लिखो जी फूड प्रिजर्वेटिव। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक लाइन कोने में, वहां से निकाल लिया हमने। फूड प्रिजर्वेटिव, आप देखो हम कोई खाना रखते हैं बाहर तो 2 दिन में खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आती है, लेकिन जो जैम था उसको पैक हुए साल हो गया है, पेप्सी की एक्सपायरी 2 साल की है। जितना पैक्ड फूड आ रहा है वो खराब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें क्या डाले गए हैं? फूड प्रिजर्वेटिव। एंड नंबर 1 फूड प्रिजर्वेटिव इज सोडियम बेंजोएट। आगे बढ़े, वाई कार्बोक्सिलेट इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड? बहुत ही फेमस क्वेश्चन। तो इसमें लिखते नहीं, पहले रेजोनेंस बना लेते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस और फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस में क्या फर्क है?
कार्बोक्सिलेट आयन की जो रेजोनेंस है, कार्बोक्सिलेट आयन की जो रेजोनेंस है उसमें नेगेटिव चार्ज रिमेन डीलोकलाइज ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो ज्यादा काबिल है नेगेटिव चार्ज पकड़ने को लेके। फिनॉक्साइड में क्या हुआ, बहुत ही बेकार काम हुआ। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था विच वाज वेरी गुड, एंड वाया रेजोनेंस वो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ गया। मैंने पहले भी कहा था, हर बार ये एग्जांपल देता हूं ताकि एग्जांपल आपके मन में बस जाए कि गरम प्रसाद अगर तुम नहीं हाथ में पकड़ सकते तो 2 साल का बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता। अगर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज पकड़ने में प्रॉब्लम फेस कर रही है तो कार्बन क्या खाक पकड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं फिनॉक्साइड में रेजोनेंस ऑन पेपर तो बन गई 5 स्ट्रक्चर, बट वो 5 बेकार हैं और ये 2 अच्छे हैं। तभी कहते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तभी कंपेयर करो जब नेगेटिव चार्ज एक जैसे एटम पे डीलोकलाइज कर रहा हो। जैसे आप एलाइल कार्बोकेटाइन बेंजाइल कार्बोकेटाइन कंपेयर करो, क्योंकि एलाइल कार्बोकेटाइन में भी कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव रहता है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन में भी कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आता है। अब आप बोल दो हाँ जी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बेंजाइल में ज्यादा है तो वो बढ़िया है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है तो ऐसे 50 भी बन जाए स्ट्रक्चर तो बेकार है, क्योंकि ये नॉनसेंस स्ट्रक्चर है, ऑन पेपर बनाया है, एक्चुअल कोई फायदा नहीं है इसका। उतारो, ये बना लो, फिर जगह बचेगी तो लिख लेंगे, नहीं तो बात अपने में तो कर्म में हो ही गई है। तो फिनॉक्साइड के 5 स्ट्रक्चरों से अच्छे हैं कार्बोक्सिलेट के 2 स्ट्रक्चर। कोई 10 दिन केमिस्ट्री में जो आपको समझाए गए थे वो चुरा लो, आप देखो वक्त को बीतते हुए देखो, वक्त को अपने सामने बहते हुए देखो। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, डे बाय डे सिचुएशन वो खराब होती जाएगी, कुछ ना कुछ रीजन बनता जाएगा। कैसे भी करके 10 दिन निकालो, दिसंबर में निकल जाएं तो उत्तम है। कोई 3 दिन पहले निकाल लो, फिर कुछ काम स्कूल का कर लिया, फिर 2 दिन निकाल लिए। एक दिन एक चैप्टर पे रिक्वायर्ड है, एक बार केमिस्ट्री बंडल अप कर लो, बिकॉज केमिस्ट्री आप आसानी से पढ़ सकते हो। फिजिक्स की दिक्कत सबसे ज्यादा ये रहती है कि उतने अच्छे नोट्स नहीं है आपके पास, कुछ आप भी उसमें कमजोर रहे हो। हमारी केमिस्ट्री में क्या है, एनसीईआरटी बेस पेपर ज्यादा आता है, हमने सारी एनसीईआरटी आपको करा दी है, आपके पास पूरे प्लान है। इसलिए मैंने कहा था जब आगे वक्त आएगा, जब अंतिम समय आ जाएगा, जब लगेगा अब तो मौत होगी पक्का निश्चित है, तब आप रियलाइज करोगे कि जेएसआर में एसेट पूरे थे। अभी भी यहां से कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे कोई रुकावट नहीं है। आपको पता है यहां से पढ़ना है, MIQ एक पैटर्न है, PYQ अलग से दे रखा है, क्लास नोट्स अपने में ही कंप्लीट थे। फिजिक्स में कई बार क्या होता है, फिर नोट्स बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बच्चे कि डेरिवेशन तो लिखे नहीं हुए एक जगह, न्यूमेरिकल तो हमारे वीक रह गए, पढ़े कहां से, PYQ कौन सा ले, उसकी लड़ाई चल रही है। सो इसीलिए कहते हैं केमिस्ट्री पहले निपटा लो, बाकी मैथ्स और फिजिक्स में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई होने दो, उसमें से जो जीते उसको पहले पढ़ लेना। केमिस्ट्री में आपके पास पैटर्न सेट है, अगर ऑर्गेनिक है तो HRA बना पड़ा है, आपको पता है हाफ रिएक्शन लिख के रिएक्शन याद करने हैं, कन्वर्जन के भी HRA बना के दे दिए हैं। सो यहाँ पे क्या है, रेडीमेड चीजें बनी पड़ी हैं, तो आप जल्दी, और क्या है केमिस्ट्री पढ़ना सीख जाओगे तो फिजिक्स मैथ्स में उसको अप्लाई कर पाओगे कि हाँ ऐसे अप्लाई करना है। तो थोड़ा मन बनाओ, 10 दिन निकाल लो। 35 विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, पहला है एस्टिक एसिड, दूसरा है पिक्रिक एसिड। दिस इज जबरदस्त, ये एनसीईआरटी में है पर क्वेश्चन नहीं है, डाटा है, क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में एक डाटा दिया हुआ है, ये पिक्रिक एसिड का जो pKa है वो एस्टिक एसिड से भी कम है, एक्चुअली ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तभी मैं कहता हूं हर चीज हम देखकर नहीं बता पाएंगे, मैं आपको एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए भी यही कह रहा हूं। अगर आप हमारे प्लान को भी फॉलो कर लो तो आप केमिस्ट्री में 95 प्लस वैसे ही ले जाओगे। आपको सिंपल बताया हुआ है, जेएसआर में 4 दिन एक चैप्टर चलेगा, आप एनसीईआरटी पढ़ते रहो, आप ज्यादा बाहर मत लो, आप ज्यादा सोचो मत, आप बस पढ़ो। और आपसे कहा है डाटा देखो, ग्राफ देखो, टेबल देखो, रीजनिंग क्वेश्चनों में एनसीईआरटी का बिहेवियर देखो, कैसी लाइनें लिखती है, वो क्या लिखती है, वैसे उसको अडॉप्ट करने की, उस भाषा को अडॉप्ट करने की कोशिश करो। तो हमें इसकी कोई रीजन नहीं देना, ये फैक्ट, ये डाटा पे क्वेश्चन है। पिक्रिक एसिड का पीके एक्चुअली कम है और काफी कम है,
पिक्रिक एसिड एसिटिक एसिड से एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। बी पार्ट, हाँ जी, CF3 या CH3, ऑब्वियसली CF3 टिक करो, पहला वाला। CF3 पे लगाओ गोला, लिखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरीन लगी है 3 3 यार। CH3 पे लगाओ गोला, लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और फिर अपना कॉन्सेप्ट याद करो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं। सी पार्ट आ रहा है, बेंजोइक एसिड या पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड? बेंजोइक एसिड टिक करो। रीजन, रीजन मिथॉक्सी पे लगाओ गोला, लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया +R। हम कभी भी कोई क्वेश्चन एसिडिटी का बिना मिथॉक्सी के कराते ही नहीं है। फिनॉल में भी कराया, यहां भी कराया, बिकॉज ये बहुत आता है। मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया +R, और आपका सिद्धांत कहता है डोनेटिंग ग्रुप लगे हो तो एसिडिटी घटती है। तो ए पार्ट का आंसर है पिक्रिक एसिड, टिक कर लो। बी पार्ट का आंसर है CF3 वाला एसिड। सी पार्ट का आंसर है बेंजोइक एसिड। और डी पार्ट का आंसर है, डी पार्ट का आंसर है, भ्रम ज्ञान देने के लिए जानबूझ के डाला है, छेड़ने के लिए डाला है कि क्या तुझे ये बात पता है। इसलिए कह रहा हूं ये कोई पैकेज थोता फोता पैकेज नहीं है। यहां पे हर चीज मन से है, मन से बनाया हुआ पैकेज है, बिल्कुल सोचा हुआ है कि क्या आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। एक बहुत ही बड़ा भ्रम ज्ञान आपके साथ शेयर हो रहा है यहां पे। बच्चे क्या धारणा बना लेते हैं, बच्चा कहता है जी मिथॉक्सी इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया +R, क्योंकि हम इतनी बार ये वर्ड रटवाते हैं उसको याद हो जाता है। +R तो तब करेगा ना जब बेंजीन के साथ लगा होगा। अब आपके लिए शिक्षा, वो सारे ग्रुप जो +R दिखाते हैं वो कौन से ग्रुप हैं? वो Cl था, वो OH था, मिथॉक्सी था। अगर ये बेंजीन के साथ लगे हो तो रेजोनेंस दिखाते हैं। ये एनिलिड, ये सारे ग्रुप आपके +R दिखाते हैं। ये सारे अगर एक नॉर्मल कार्बन चेन के साथ लगे हैं, रेजोनेंस कहां होती है? जहां कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन बोलो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। रेजोनेंस कब दिखाते हैं? जब ये कंजुगेशन में होते हैं। कहां है कंजुगेशन? कहां है डबल बॉन्ड? है नहीं। शिक्षा, अगर ये सारे ग्रुप कंजुगेशन में नहीं है तो कब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? जब ये कंजुगेशन में होते हैं तो वाया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन देते हैं, और अगर ना हो रेजोनेंस तो फिर ये दे कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो फिर दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वाई? -I। वाई? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अगर रेजोनेंस नहीं करेंगे तो क्या दिखा देंगे? इंडक्टिव। इंडक्टिव में दे विल एक्ट एज ए विड्रॉइंग ग्रुप। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बैठी हुई है। वो मिथॉक्सी जो बेंजीन के साथ लगने पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा था, वही मिथॉक्सी अब विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये वाला आंसर है जी लास्ट पार्ट का। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। और नीचे लिखो मिथॉक्सी पे लगाओ गोला लास्ट पार्ट में, और लिखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया -I। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया -I। बोलो OH बेंजीन के साथ लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बोलो लाशों, OH बेंजीन के साथ लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। OH नॉर्मल कार्बन चेन में लगा हुआ है, विड्रॉइंग। मिथॉक्सी बेंजीन के साथ लगा हुआ है, डोनेटिंग। मिथॉक्सी नॉर्मल चेन पे लगा हुआ है, क्लोरीन बेंजीन के साथ लगी है, तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्सेप्शन, उसका -I स्ट्रॉन्गर देन +R। NH2 ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। NH2 ग्रुप नॉर्मल कार्बन चेन पे लगा हुआ है, विदाउट कंजुगेशन, विड्रॉइंग। डी पार्ट का आंसर है मिथॉक्सी वाला एसिड, क्योंकि मिथॉक्सी विल नाउ एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और आपको पता है विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो एसिडिटी बढ़ती है। लास्ट क्वेश्चन है जी आज के लिए, राइट द रिएक्शंस। एनसीईआरटी क्वेश्चन था, लगा सारा ही रिवाइज करा देते हैं। हाँ जी, साइनोहाइड्रिन क्या होते हैं? बोलो जी। एल्डिहाइड कीटोन से HCN के रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें साइनोहाइड्रिन्स कहते हैं। मैं लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, साथ साथ लिखते जाओ।
एल्डिहाइड कीटोन में HCN के साथ रिएक्शन करवाने पे जो कंपाउंड बनते हैं उनको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। एसिटल बोलो। एल्डिहाइड में एसिटल बोलो। एल्डिहाइड में दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद वो जो डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बनते हैं, वो जो डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बनते हैं उनको एसिटल कहते हैं। और मैं रिएक्शन जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, किसी का नाम ना लेके, इससे भी ज्ञान बढ़ता है, तजुर्बा बढ़ता है। जो रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन दोनों दिखाते हैं उसमें हम ये बॉन्ड फ्री छोड़ देते हैं। ये स्पेसिफिकली आपको पता है एल्डिहाइड का रिएक्शन है, RCHO ले लिया। थर्ड, सेमी कार्बाजोन क्या होते हैं बोलो। एल्डिहाइड कीटोन में सेमी कार्बाजाइड के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको सेमी कार्बाजोन कहते हैं। सेमी कार्बाजाइड में दो NH2 ग्रुप हैं, जो NH2 ग्रुप CO के साथ लगा है वो रिएक्ट नहीं करता। एल्डोल, एल्डिहाइड का एग्जांपल लेके बना देता हूं। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, चलो फिर तो इसको ऐसी एसिटाल्डिहाइड ही ले लेते हैं सीधा। एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो आपस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखा के एल्डोल फॉर्म करते हैं। कीटोन से भी जो बनता है, वैसे कीटोल बोलना चाहिए, कीटोन कीटोल, एल्डिहाइड एल्डोल, बट एल्डोल ही चलता है, कीटोल वर्ड चलता नहीं है। कीटोन भी इस प्रकार का रिएक्शन दिखाए तो फिर कीटोल बनता है, बट हम स्टिल उसे एल्डोल ही बोलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हेमी एसिडल। तो एल्डिहाइड अगर एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो, ऐसे शेप बना सके तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये sp2 कार्बन होती है, एल्डिहाइड कीटोन की कार्बन sp2 है। sp2 की शेप क्या होती है, प्लानर। तो अगर हम ऐसे बनाते हैं तो और अच्छा लगता है। इससे ये समझ में आता है कि बच्चे को शेप तक की नॉलेज है, कंपल्सरी नहीं है ऐसा, लेकिन यही तो फाइन ट्यूनिंग की क्लासेस है, और ये क्लासेस का मीनिंग ही क्या है। दिस इज हेमी एसिटल अल्फाइल कॉक्सी अल्कोहल। ऑक्साइन, एल्डिहाइड कीटोन के हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करने पे जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें ऑक्साइन कहते हैं। कीटल कीटोन का रिएक्शन है, कीटोन का रिएक्शन है ग्लाइकॉल के साथ। एल्कोहल अगर ग्लाइकॉल हो और सामने कीटोन हो तो जो साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं उन्हें साइक्लिक कीटल या सिर्फ कीटल कहते हैं। ये भी मास्किंग के लिए काम आते हैं, जैसे एसिटल काम आते हैं वैसे ही कीटल काम आते हैं। एल्डिहाइड की मास्किंग करनी हो तो एसिटल बना दो। आप किसी रिएक्शन में चाहते हो कि कीटोन रिएक्ट ना करे
कीटोन को आप छुपा देना चाहते हो, कीटोन की मास्किंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब रिएक्शन पूरा हो जाए तो इसमें डाल दो पानी, कीटोन वापस आ जाएगा। आई मीन बोलो जी, एल्डिहाइड कीटोन में बोलो, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने पे, हम अमोनिया को ऐसे लिखते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने पे जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें आई मीन कहते हैं। टू फोर डीएनपी डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन में 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करवाने पे जो कलर्ड कंपाउंड बनते हैं, रेड ऑरेंज कलर के पीपीटी बनते हैं। शिफ्ट बेस एल्डिहाइड कीटोन के प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करने पे जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें शिफ्ट बेस कहते हैं। सो इतना काफी है आज के लिए। अगली क्लास का एजेंडा आपको पता है, हम लोग एचआरए की प्रैक्टिस करेंगे, कन्वर्जन की प्रैक्टिस करेंगे। बड़ा असाइनमेंट है इसका, तो पढ़ के आओ, क्वेश्चन करके आओ।